अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फिट फाट, मज़े में, खुशपाश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ढेरों ढेर मोहब्बतें बांटते रहिए। आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान आपका अपना प्रोग्राम लेके कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली ख़ान हाजिर खिदमत है। आज का प्रोग्राम भी डेली के प्रोग्राम्स की तरह इंपॉर्टेंट है, खूबसूरत है, सुपर डुपर हिट है। सुपर डुपर हिट क्यों है? सवाल यहाँ ये पैदा होता है। सुपर डुपर हिट इसलिए है कि जनाब ये अक्सर आपने लफ्ज़ जो है वो फिल्मों के साथ सुना होगा कि सुपर डुपर हिट मूवी गई, और ये कुछ अर्सा, कुछ सालों पुरानी बात है कि जब मूवी सुपर डुपर हिट जाया करती थी, जब कलम उठता था, लिखा जाता था, तो ऐसे अल्फाजों का चुनाव किया जाता था जो स्क्रीन पर जब बोले जाते थे तो लोग तालियां बजाने पे मजबूर हो जाते थे। वो टेलीविज़न स्क्रीन पे आप फिल्म देख रहे हो या फिल्मी पर्दे पर आप जो है वो फिल्म देख रहे हो, शायकीन फिल्म जो है उस वक्त के तालियां बजाए बगैर जो है वो उस सिनेमा से बाहर नहीं आते थे। ये वो वक्त था कि आज से कुछ साल पहले जब ज़िंदगी रवां दवां थी और फिल्मों का दौर था, 2-3 साल पहले तक जो है वो कोविड जब हमारे दरमियान नहीं था तब भी मूवीज़ जो है वो लगती थी, लोग देखने जाते थे। लेकिन अगर उससे भी कुछ साल पहले की बात करें, एक ऐसी शख्सियत कि जिनका कलम जब उठता था, जिन्होंने पाकिस्तान में पंजाबी फ़िल्मों की बुनियाद रखी, जिनके कलम ने पंजाबी फ़िल्में जो हैं वो लिखी, जो लफ्ज़ लिखा डायलॉग बन गया, जो डायलॉग लिखा हिट हो गया, स्क्रीन पर लोग तालियां बजाने पे मजबूर हो गए। ऐसी ही आज शख्सियत मेरे पास यहाँ मौजूद हैं जो ना सिर्फ राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, बल्कि हमारे मुल्क के पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत ज़बरदस्त मूवीज़ दी, बहुत अच्छा लिखा। और अगर आप मौला जट का नाम ना भूले हों, जो कि हम नहीं भूले और शायद आने वाली हमारी साथ नस्लें भी नहीं भूलेंगी, तो इन्हीं के कलम ने मौला जट भी लिखी और फिर उसके इतने वर्जन आए कि आज तक मौला जट बन रही है और सुपर डुपर हिट है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान का फ़ख्र नासिर अदीब साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में। सर हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि आप आज हमारा हिस्सा हैं। 74 साल हो गए सर पाकिस्तान को बने हुए, और आपकी तारीख़ पैदाइश भी इतनी ही है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको जो है वो सेहत, तंदुरुस्ती और जो ये ज़िंदगी अता फ़रमाई है। जितने पाकिस्तान को साल हुए उतने ही आपको साल हो गए इस दुनिया में आए हुए। कैसा फ़ील करते हैं? इस पाकिस्तान के लिए क्या सोच रखते हैं? सबसे पहले तो हम आपकी एज़ अ पर्सनैलिटी, आपके अंदर की बात एज़ अ पाकिस्तानी देखें ना, कि जिस पाकिस्तान ने आपको ये नाम दिया, इतना बड़ा नाम दिया, कैसा फ़ील करते हैं? पहली बात तो ये है कि आपने आज मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की पहले सवाल से ही, और वो ज़्यादती ये है कि आपने सबको बता दिया कि मेरी उम्र कम से कम 74 ईयर तो ज़रूर है। हालांकि मैं जब मेरे से कोई उम्र पूछता, मैं अपनी उम्र पौने 18 साल बताता हूँ। और जो मैं अपने अंदर फील करता हूँ कि मैं कैसा हूँ, मैं आज भी अपने आप को पौने 18 साल का लड़का समझता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला जो नाबालिग है और जिसको कई बातों की नहीं समझ है। हाँ। और उसकी मुझे एक ये फ़ायदा होता है कि मेरे अंदर वो गरूर नहीं आता कि मुझे बहुत आता है, मेरे पास बहुत तजर्बा है, मेरे पास ये है। पौने 18 साल के लड़के के पास कितना तजर्बा सही, है? आपका बड़ापन, आपकी बड़ी शख्सियत। तो मैं पाकिस्तान से उम्र के बड़ा हूँ। मेरे सामने दूसरी जंग अजीम लड़ी गई, मुझे उसकी भी होश है, और पाकिस्तान बनते भी देखा, माशाल्लाह माशाल्लाह, पाकिस्तान को संभलते भी देखा, लड़खड़ाते भी देखा, टुकड़े होते भी देखा, और पाकिस्तान को गर्क होते भी देखा, और पाकिस्तान को उभरने की ख्वाहिश है। और आज अखबारों को अगर सामने रखूं, टीवी टॉक्स को सामने रखूं, तो पाकिस्तान उभर रहा है जी। अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि हमारे तक जो ख़बरें पहुंचती हैं वो ख़बरें वो नहीं होती जो असल में होती है। सही, हमारे पास हिज मास्टर वॉइस पहुंचती है, पीछे कौन सी गेम चल रही होती है, कौन क्या खेल रहा होता है, क्या होना होता है, वो हमें नहीं पता होता। यहाँ अचानक इनकलाब आता है। हमारी बदकिस्मती ये है, मुझे याद है 71 में मैं रेडियो सुन रहा था जी, और उसमें ख़बरें रात को आ रही थी कि हमारी फ़ौजें मुसलसल मशरक़ी पाकिस्तान में यूँ कर रही हैं और फलां कर रही हैं और ये कर रही हैं। और सुबह जब मैं उठा तो 90,000 का दिया हथियार डाल चुके थे। तो सुनाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, सिखाते कुछ और हैं। ये शिकायत है मुझे। सही,
अपने मीडिया से, अपने अखबार वालों से, जो अपनी रेटिंग बनाने के लिए, अपने आप को पॉपुलर करने के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं, कोई ऐसी मुतनाज़ा खबर जो सच्ची नहीं होती फैला देते हैं। सही। तो पाकिस्तान के बारे में मैं क्या कहता हूँ, 92 में इसकी गोल्डन जुबली थी, उमर शरीफ कंपेयर थे जी। मुझे जंगल का कानून फिल्म पे, पंजाबी फिल्म थी, बेस्ट राइटर का अवार्ड मिला। मैं अवार्ड लेने गया तो उमर शरीफ साहब फरमाने लगे, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, कहने लगे नासिर अदीब साहब पाकिस्तान की गोल्डन जुबली है, इसके बारे में थोड़ा सा कह दें, जैसे आज आपने कह दी। सही सही। तो उस वक्त जो फिक्रा बोला था वो मैं आज भी वही बोलूँगा जरूर। और वो फिक्रा हिस्ट्री बन गया। वो फिक्रा आज मैं लोगों की घरों की दीवारों पर भी देखता हूँ, पोस्टर में भी देखता हूँ, तकरीरों में भी सुनता हूँ अपने ही फिक्रे को। वो फिक्रा ये था कि एक वक्त था जब इस कौम को एक मुल्क की ज़रूरत थी। सही। आज वो वक्त है कि इस मुल्क को एक कौम की तलाश है। बेशक। वाह, इतनी सी बात। वाह, क्या बात है सर। आपका एक एक लफ्ज़, एक एक जुमला जो है वो ऐसा डायलॉग बना कि लोगों के जहनों पे रकम हो गया। आपने पंजाबी फिल्मों में की जो एक बुनियाद रखी, अगर मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँ, जिसारत करना चाहूँ कि सर पंजाबी ही क्यों, इस ही लैंग्वेज में आपने क्यों इसको स्टार्ट किया? क्या उस वक्त आपने ये कमी महसूस की कि हम पंजाबी से काफ़ी दूर हैं, हमारी ज़ुबान है, पंजाब में बोली जाती है, इसको कोई मतलब कोई उस टाइम पुरसाने हाल नहीं था, इस चीज़ को, इस ट्रेंड को मुतारिफ़ कराया, या जहन में कुछ और था? नहीं जी, जहन में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एंटर हुआ तो डबल MA करने के बाद एंटर हुआ। ज़बरदस्त। लेकिन हालात ऐसे थे कि पंजाबी ज़ुबान का एक डायरेक्टर जो था वो मेरा दोस्त बन गया और उसी के साथ वक्त गुजार उसने एक आस लगा दी कि मैं तुम्हें राइटर लूँगा जब मेरी फिल्म हिट हो जाएगी। उस वक्त मैं ये कहानियों की तलाश में स्टूडियो में फिरता था। सही। उसकी फ़िल्म तो फ्लॉप हो गई, लेकिन खैर उसको फिर फिल्म मिली और उसने मुझे राइटर लिया, वो हमने पंजाबी फिल्म बनाई। अच्छा। तो ये मैंने ऐसा क्यों किया कि पंजाबी के स्टाइल को ऐसा क्यों किया, मैं इस पे ज़रूर बात करना चाहूँगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस वक्त मैंने एज ए राइटर फिल्म साइन की थी, वैश्य जट 73 में मैंने वो फिल्म साइन की थी। सही। उस साल में रिकॉर्ड उठा कर देखें तो पाकिस्तान में तकरीबन 82 फिल्में रिलीज़ हुई। सही। उन 82 फिल्मों में 79 फिल्में उर्दू थी, सही। 3 फिल्में पंजाबी थी। ठीक। और उनके एक के डायरेक्टर MJ राना साहब थे, सही। एक के डायरेक्टर असलम ईरानी साहब थे और एक के डायरेक्टर जो थे वो शायद कैफी साहब थे, या बस ये। सही। मुझे तकलीफ इस बात की होती थी कि पंजाबी फिल्म को और पंजाबी एक्टर को उस दौर में, क्योंकि मैं साफत भी करता था, जाता रहता था, मेरा राब्ता था, सही। उसकी हैसियत वो थी जो आज पश्तो फिल्मों की है। ओके। बल्कि उसके एक्टर को भी 2 नंबर एक्टर, उसको कोई ख़ास अहमियत नहीं देते थे, जिसका सबसे बड़ा सबूत है कि नदीम बेग साहब, अल्लाह उनको सलामत रखे, जी बिल्कुल, अल्लाह ताला उनको सलामत वो बैठे हुए रखे। थे। मेरे डायरेक्टर जो थे वो लेकर मुझे गए। फिल्म हमारी सुपरहिट हुई थी, पहली मेरी फिल्म वैश्य जट थी, वो सुपरहिट हुई। तो डायरेक्टर सफ़र करता था मेरे साथ, कभी उस दफ्तर में जा, कभी उस, ताकि लोग मुबारकबाद दें, हर इंसान का शौक़ होता है। सही सही। तो मैडम शमीम आर के कमरे में ले गए, मैडम शमीम आर अल्लाह उनको गरीब करम, वो बैठी थी ना, बेग साहब बैठे थे और बड़े लोग बैठे थे, जावेद शेख साहब थे। तो जब हसन अस्की साहब एंटर हुए तो उनको मैडम शमीम आर ने वेलकम किया, तो बेग साहब ने भी वेलकम किया, डायरेक्टर थे। सही। तो बेग साहब ने, मैं पीछे खड़ा था, तारुफ करवाया कि जी ये मेरे राइटर हैं जिन्होंने वैश्य जट लिखी है। अच्छा। मुझे अभी तक याद है कि बेग साहब यूँ अस्की साहब को देख रहे थे। अच्छा। यूँ से यूँ गर्दन इतनी सी घुमाई, आधी आंख से मुझे देखा और फिर सीधा और कहते अच्छा आप फिर ठीक हैं। मेरे साथ उन्होंने अलैक सलैक नहीं किया। अच्छा। इस बात की मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। सही। तो जब मैं बाहर निकला तो मैं बाहर खड़ा हो गया दरवाजे पे। अच्छा। कुछ देर बाद बेग साहब निकले, मैंने बेग साहब को रोका, मैंने कहा बेग साहब आपने मुझे गाली दी। अरे भाई नहीं, मैं तो ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, इंतहाई शरीफ आदमी है। आपको कैसे लगा? मैंने कहा जी आपको तारफ़ कराया गया मेरा, आप चेहरा तो पूरा घुमा लेते, मैं तो आपका चेहरा देखता रहता हूँ, स्क्रीन पर देखने का शौक़ रखता हूँ। सही। सलाम अलैकुम कर लेते, पूछ लेते कैसे हैं आप, या कह इतने ही कह देते आपने बहुत अच्छा काम किया। सही। तो मेरी हौसला अफजाई होती, मैं खुश हो जाता और कोई बात नहीं। तो एक फ़नकार की यही चीज़ होती है। कहने लगे सॉरी। मैंने कहा बेग साहब एक बात मेरी याद रखिएगा, मैं एक वक्त आएगा आप उर्दू लोग, उर्दू एक्टर सोफ़ों पे बैठते हैं और हम पंजाबी लोग बेंचों पे बैठते हैं।
ओहो हो। मैंने कहा एक वक्त आएगा बेग साहब मैं आपको सोफे से उठाकर बेंच पर लाऊंगा। वो चले गए, मैं चला गया। वक्त गुजरा, वैशी जट लगी सुपर हिट हुई, तूफान लगी सुपर हिट हुई, आखिरी मैदान लगी सुपर हिट हुई, लौरी बादशाह लगी सुपर हिट हुई, जग्गा गुज्जर लगी सुपर हिट हुई, राजू राकट लगी सुपर हिट हुई, बिल्कुल सही, मौला जट लग गई। मौला जट, यस। अब जब मौला जट लगी तो मौला जट ने जो रिकॉर्ड देखे वो फिर उस फिल्म को देखने के लिए बेग साहब शबिस्तान सिनेमा में आए। तो कुछ दिनों बाद मैं शबाब स्टूडियो गया। मेरी हर तरफ फिल्में थी जहाँ शूटिंग होती थी, बल्कि हर स्टूडियो में 8 फिल्में रिलीज़ होती शूटिंग होती थी। तो वहाँ मैं गया तो शबाब साहब के दफ्तर में बैठ गया, वहाँ एसी लगा होता था, गर्मियों के दिन थे। मैं गया सलाम किया शबाब साहब को, हाँ बैठे तो बेग साहब बैठे हुए थे, तो बैग थी पीछे मेरे। अच्छा। तो बेग साहब को कहते हैं, बेग साहब वो आप पूछ रहे थे ना, ये मैंने मौला जट देखी है कि ये डायलॉग यार किसकी सोच है। हाँ। ये देखे, ये हैं वो जिसने डायलॉग लिखे। उस वक्त बेग साहब ने वो पूरी कुर्सी घुमाई। अच्छा। और मुझे देखा, मैं यू डल वेरी वेल, और ये वो इंग्लिश में उठे, मेरे से सीने से लगे, बहुत अच्छा काम के बैठ गए। मैंने कहा सर कभी आपने आधी आंख से देखा था मुझे, कुर्सी भी नहीं घुमाई थी, गर्दन भी पूरी नहीं घुमाई थी, आज कुर्सी भी घुमाई, ये मेरे अल्लाह की शान है। हाँ। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको सोफों से उठाकर बेंच पर लाऊंगा, आपने शबिस्तान में बेंच पर बैठकर मेरी फिल्म देखी, बस यही मेरी जीत है। क्या बात है सर, ये इतना तो कॉन्फिडेंस उससे मैं, ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस ही तो था मेरे पास, वरना सारे मेरे भाई अनपढ़, सारी बहनें अनपढ़, माँ अनपढ़, बाप अनपढ़, मैं इकलौता बच्चा सबसे छोटा है, AA करके एक गांव से उठकर लाहौर में आ गया। तो लाहौर में अगर मैं इनके सामने जिंदा रहा तो सिर्फ अपने एतमाद के साथ जिंदा रहा। और जिस मुर्शद ने मेरा नाम रखा था, तो जिस मुर्शद ने मुझे जन्म दिया था, उस माँ ने मुझे एक फ़िक्रा बोल कर भेजा था जब मैं रोया था उसके सामने कि पुत्र पंजाबी च बोलिया सी तो पंजाबी च तुहानू भी सुनावांगा। कहती पुत्र जा लाहौर लांग जा, एक दिन तू अपने कन्नां नाल सुन से कि माँ इहो जिहा पुत्र मुड़ के नहीं जन्मेगी। वाह। और ये मैंने अपने कानों से सुना। वाह। और मैं पंजाबी ज़ुबान की जंग लड़ते लड़ते वहाँ तक कामयाबी हासिल की कि आखिरी फिल्म मेरी सुल्तान राय के साथ थी सखी बादशाह जी, 96 में रिलीज़ हुई जी। 1975 में 82 फिल्में रिलीज़ हुई, 79 उर्दू थी और 3 पंजाबी थी। 96 का रिकॉर्ड उठाकर देखें, 126 फिल्में रिलीज़ हुई, उसमें 122 पंजाबी थी और 4 उर्दू थी। वाह वाह सर, इतनी मेहनत कैसे करते थे? और फिल्म पे फिल्म लिखना, एक पूरी फिल्म लिखना इतना एक मुश्किल काम है, इसका एक पूरा सिनेरियो होता है, पूरी कंसंट्रेशन होती है, स्टोरी है, हर चीज़ है, डायलॉग है, इतना ख़जाना अल्लाह ताला ने आपको दिया, अल्फाज का भी, डायलॉग का भी, और जो लिखते थे डायलॉग बन जाता था, ऐसा कैसे? ये आमद है? जी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। बात यह है कि मैंने अक्सर जुमला सुना है लोगों से, जब अल्लाह उन्हें कामयाबियाँ देता है, एज ए डायरेक्टर देता है या एज ए राइटर देता है, तो मैं ऐ कर देता, मैं इंज लिखिया, मैं उंज लिखिया, मैं ऐ लिखिया। सही। 2 सालों के बाद उनकी लिखावट ख़त्म हो जाती है, तो उस वक्त वो कहाँ जाते हैं, मैं इंज लिखिया था, मैं ऐ कीता। आप मेरे बात लिख रहे हैं कि अगर वो राइटर है, जिस राइटर की ज़ुबान में अल्लाह ने असर दिया है, जब बोलता है तो लोग गौर से सुनते हैं, जब वो किसी से बुलवाता है तो लोग तालियां बजाते हैं, बिल्कुल सही। ये वो राइटर होता है जो पैदाइशी राइटर होता है। पैदाइशी राइटर, बिल्कुल बिल्कुल। आप यूँ समझ लें कि जितना एक आर्टिस्ट और एक्टर में फ़र्क है, उतना ही फ़र्क एक ओरिजिनल राइटर और एक बने हुए राइटर में होता है। सही सही। तो ये अल्लाह की अता है। एक भी लफ्ज़ ज़िंदगी मैंने अपने पास से नहीं लिखा, मैं तो खाली कागज़ और कलम लेकर बैठ जाता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह मुझे दे। और एक वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ मुझे याद है, काला रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वो मेरे रब मेरे लिए फिर आसानियाँ पैदा कर देता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मौला जट के एक सीन लिख रहा था ना, वो गढ़ वाला सीन, अगर आपने मौला जट देखी है तो वो गढ़ में वो एक डायलॉग लिख दिया मुस्तफा कुरैशी के, वो सर खुजाते ही बोलता है, गजदे बड़े ने पर वसदा कोई नहीं। सही। अब इसका जवाब नहीं आ रहा मुझे, मैं पूरा दिन बैठा रहा। अच्छा। पूरा दिन गुजर गया तो चले गए, अगले दिन फिर आए, वो हस्ब रूटीन हमारे लिए सिगरेट आ गया, चाय आ गई, दोपहर को कढ़ाई आ गई, खाई, फिर चाय आ गई, पी, सारा दिन बैठा रहा। तो फिर वो पड़े, तो मेरे सिस्टर हैं इरशाद साजिद साहब, अल्लाह उनको
ज़िंदा रखे, सलामत है, और एक और अल्ताफ़ कमर हैं वो भी ज़िंदा हैं। तो मेरे तीसरे असिस्टेंट शाहिद अदीब थे, वो भी ज़िंदा हैं। तो मुझे इरशाद साजिद सीनियर था सबसे, वो कहने लगा उस्ताद जी एक बात कहूँ। मैंने कहा ये जो आपने लिखा है ना गजदे बढ़ने पर वसदा को नहीं, ये मुहावरा है, और मुहावरा सदियों च बनता है, और मुहावरे का जवाब नहीं होता, इसका तोड़ नहीं होता। राइट, यही तो मैं कह रही हूँ, यही तो सुनना चाहती हूँ। एक गल तो बिल्कुल सही सी, तो मैनू कहता है जी वो गल मैनू अच्छी लगी, कहता है ये सीन ये डायलॉग बदल दो ताकि अगे चलिए। वो प्रोड्यूसर सोचेगा रोज़ कढ़ाइयाँ खाते, सिगरेट पीने, चाह पीने, चले एवं कर बोलना नहीं शुरू कर दे। मैं अगले दिन आया तो मैं फिर बैठ गया उस तरह। मैनू कहते उस्ताद जी तुम जिद क्यों करते हो? मैं क्या यार मैं तेन एक गल दसा। मैं क्या मैं हलफ चुकदा कि डायलॉग मैं सोच के नहीं लिखिया। मैं राय साहब का डायलॉग अचानक आया तो नाल ही जवाब आ गया मुस्तफा कुरैशी का कि गजदे बड़े ने पर वसदा कोई नहीं। हाँ। एक विलन है, उसका चैलेंज है, उसकी ताकत है, उसका कॉन्फिडेंस है। सही है। तो कहता फिर मैं क्या जिन्हें ये दिता वो मैंने तो जवाब नहीं दे सकता। वाओ। मेरा असिस्टेंट जो शाहिद अदीब से उन्होंने मैं क्या यार तू मेरे सामने सिगरेट नहीं पींदा, सिगरेट ला। वो सिगरेट पींदा सी तो मैं क्या थे टहलना शुरू कर दे, सिर्फ इन्ना बोलता रहो गजदे बड़े ने पर वसदा कोई नहीं, गजदे बड़े ने पर वसदा कोई। अब उसने टहलना शुरू किया। अच्छा। गजदे बड़े ने पर वसदा कोई नहीं बाजी कहता रहा। जब ये डायलॉग वो बोलते जा रहे हैं आपके वो सामने, मुसलसल बोल रहा है। ठीक है। जब तीसरा चक्कर वो मेरे पास से गुना, मैं एकदम उठा और मैंने उसका गिरबान पकड़ा। मैं कहा वस पे आते नक नक डूब जाएगा, ये जवाब आया। तो ये आपको मैं बता दूं कि राइटर लिखता तो वही है जो उसने इर्द गिर्द और वो देखा, लेकिन जब वो कंसीव करने बैठता है तो फिर वहां से अल्लाह की रहमत शुरू होती है। और अगर वो अल्लाह की रहमत आप नहीं काम कर सकते, आप देखें नहीं कर सकते कि मैं जिस उम्र में लिख रहा हूँ, सही कह रहे हैं, और जिस एज में लिख रहा हूँ, आज भी मेरी यादाश्त उसकी रहमत से इतनी है कि आज भी मैं कहानी पढ़ के नहीं सुनाता, जुबानी सुनाता हूँ, पहले सीन से लास्ट सीन तक। सर इसकी क्या वजह है? आज आप हमारे नाजरीन को ये बताइए कि नासिर अदीब इतनी बड़ी शख्सियत कि जिन्होंने कभी ना किसी किताब को खोलकर जो है वो ऐसे ख़ास तौर पर देखकर उससे जो है वो कुछ जुमले लेकर जो है वो अपनी किसी फिल्म में लिखे, ना किसी स्टोरी को जो है वो सुनकर अपनी जो है वो कोई स्टोरी बनाई, खुद से सब कुछ कंसीव किया, आमद से लिखा। अब आप ये देखिए कि आप एक जो है जुमला लिख दिया और उसका जवाब नहीं मिल रहा, और उसका जवाब कैसे आया? ये आमद है। इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल किया क्योंकि अक्सर औकात जो शायर हैं वो कहते हैं कि हमें पता नहीं होता कि हमने क्या लिखा, किस वक्त लिखा, कैसे लिख दिया। तो मैं समझती हूँ कि जो राइटर हैं इतने बड़े बड़े जुमले जब जिस पे लोग तालियां बजाने पे मजबूर हो जाएं, ये अल्लाह के फजल के अलावा और जो है वो जब तक ना हो आप नहीं लिख सकते, आपका कलम नहीं चल सकता। तो ये क्या एक चीज़ थी, आपका क्या ऐसा जो है वो ताल्लुक़ था? आप किस तरह जो है वो कोई दुआ पढ़ के लिखा करते थे, या और जब लिखते थे तो लिखते चले जाते थे, क्या था? देखें जी और क्या है अब भी माशाल्लाह आप लिख आज रहे हैं। भी वही है और स्टार्ट से भी वही है। बिल्कुल सही। ये मेरे ऊपर अल्लाह की खुसूसी रहमत है कि मेरा जब स्कूल का आगाज़ हुआ तो मेरे माँ बाप ने मुझे एक इस्लामिया स्कूल में डाला। उसका नाम था इस्लामिया स्कूल ठट्टी नूर, आज भी है। सही। तो वहाँ सबसे पहले वो कलाम पाक पढ़ाते थे और कलाम पाक पढ़ाने के बाद फिर नमाज सिखाते। तो वहाँ से मुझे माशाल्लाह कलाम पाक के साथ एक इश्क हुआ। हाँ सही। फिर जब मैं बड़ा हो गया और इग्नोर होना शुरू हुआ क्योंकि सबसे छोटा था, सारे अपने काम में सारे बड़े थे, तो मैं ड्यूटी में बैठ के सोचना शुरू कर दिया। तो सोचते उस सोच को कि बोरियत को ख़त्म करने के लिए मैंने मुताला शुरू कर दिया। मैट्रिक तक मैं पाकिस्तान और बाहर के जितने बड़े राइटर हैं उनको मैं पढ़ चुका था। उसमें खा इब्न खल्दून हो, खा खलील जिब्रान हो, खा तीरथ राम फिजोरपुरी के ड्रामे हो, सर आर्थर कॉनन डॉयल के नावल हो, नसीम इजाज़ी, रज़िया भट्ट, मोहम्मद सईद, पत्नी कौन कौन है, मसलम, मंटो। सही। तो उस मुताले के बाद मैंने जब कलाम पाक का मुताला शुरू किया और जब मैंने उसको बातर्जमा पढ़ा तो दो चीज़ों का मुझे पता चला जी। पहली ये कि दुनिया में कोई भी किताब इतनी मुकम्मल नहीं है जितनी ये है। बेशक बेशक। दूसरा जो मुझे पता चला वो ये कि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि मैंने इसमें हर चीज़ रख दी है। बिल्कुल सही। तो जब हर चीज़ रख दी है तो इधर उधर से जो मैं तलाश करता हूँ, कभी मैं सर आर्थर कॉनन डॉयल को पढ़ता हूँ, कभी मैं तीरथ राम फिरोजपुरी को पढ़ता हूँ, नसीम इजाज़ी को पढ़ता हूँ, खलील जिब्रान को पढ़ता हूँ, इमाम गज़ाली को पढ़ता हूँ। क्यों पढ़ता हूँ? सही सही।
ये जो बेसिक चीज़ है जिससे सारी किताबें निकली, सारे इल्म निकले, मैं इसको क्यों ना पढ़ूं? उसको जब पढ़ा तो मुझे ये पता चला कि अल्लाह ताला ने नसर में शायरी की है। आप देखें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इहदिना सिरातल मुस्तकीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बेशक ये आप गौर करें, जहाँ जहाँ आप सूरह रहमान को देख लें और जितनी भी सूरतें देख लें, आपको अल्लाह ताला के कलाम में रिदम नजर आएगा, राइट। कोई इधर उधर नहीं होगी बात। जैसे आप उसको, आप आसमान को देखें, आपको रिदम नजर आएगा। सही। जहाँ कलाम पाक में रिदम नहीं है, उसकी हैसियत क्या है, वो कैसा लगता है? जैसे आसमान पर बेतरतीब सितारे अच्छे लगते हैं। आप देखें सितारों में कोई तरतीब नहीं, ऐसे लगता है अल्लाह ताला ने एक मुठ भरिया और यूं करके आसमान पर फेंक दिया। सही। वो हम देखते हैं, लेकिन उस बेतरतीबी में भी आपको हुस्न नजर आता है। सही। यही वजह कि कलाम पाक की जिन सूरतों में वो रिदम नहीं है, वहाँ ये चीज़ है। वरना अल्लाह ताला ने रिदम को रखा। मैंने जब डायलॉग लिखने शुरू किए थे वैसी जड़ के, तो मैंने उस रिदम को सामने रखा। बस यही पॉइंट मैं आपसे निकलवाना चाह रही हूँ। आपने वो रिदम आज बताया, वाह। वो रिदम अल्लाह ताला ने अभी किसी राइटर को नहीं दिया। लेकिन जो भी मेरे, ये भी आप देखें ना, यही वजह है कि बाहर कहा करती थी कि नासिरुद्दीन तुमने मेरी आदतें ख़राब कर दी। मैंने कहा क्यों? कहते तुम्हारा आधा सफ़ा भी हो ना तो मैं फ़ौरन याद कर लेती हूँ। हाँ। बाकी राइटरों के मुझे डायलॉग याद नहीं। मैंने कहा उनमें रिदम नहीं होता, मेरे डायलॉग्स में रिदम होता है। सही बात है। और आर्टिस्टों को भी तो उस वक्त आपने जो है वो इतने बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया, आपने गंडासे का एक ट्रेंड मुतारिफ करवाया, लोगों ने आपको इस पर बड़ा कंट्रोवर्शियल किया, और बड़ी जो है जो उर्दू फिल्में उस टाइम जो है सुपर डुपर हिट चल रही थी, जब उनकी जगह पंजाबी फिल्मों का खड़ाक आया एकदम से, तो वो मामला जो है वो किसी और सिम जो है वो चल पड़ा, और लोगों ने कहा कि ये क्या एक नया ट्रेंड जो है वो मुतारिफ हो गया, और हर जो है वो फिल्म एक दूसरे के साथ जो है वो डंडों पे मुश्तमिल फिल्म जो है वो बन गई। ये डायरेक्टर की कोई एडिंग होती थी बीच में, या फिर आप लिखते ही ऐसा था? नहीं, ये इल्ज़ाम है तो भी मैं कबूल करता हूँ, ये खूबी है तो भी मैं कबूल करता हूँ कि मैं 5-6 साल घूमता रहा स्टूडियो में। एक दिन एम अकरम साहब, अल्लाह उनको रहमत करे, डायरेक्टर भी थे, एडिटर भी थे वो, और फिल्म साज भी बहुत बड़े थे। सही। तो एक दिन उन्होंने मुझे बुला लिया, तो वो मुझे कहते हैं कि काका मैं तेन देखना है बस्ता चुक के इधर उधर फिरता रहना, की करना है? मैं कहा जी मैं राइटर बनना है। सही है। कहते तू राइटर बनना है? मैं क्या? और सिर फड़ के बह गए। मैं क्या सर की होया? कहने देख, इस वेले पंजाबी फिल्मां 3-4 राइटर ने जड़े लिख रहे हैं। हाजी कादरी साहब, तनवीर काजमी साहब, आगा इम्तियाज़ कुरैश साहब, मोहम्मद कमाल पाशा साहब। सही। कोई फिल्म अजीज़ मीठी साहब भी लिख लेंगे। अच्छा। कहने लगे पंजाब दे कल्चर दे उत्ते हज़ी कादरी तो बड़ा कोई राइटर नहीं। मज़ारे और जगीरदार दी टक्कर और झगड़े का मसला है, तनवीर काजमी तो बड़ा कोई राइटर नहीं। सही। कानून दी और जुर्म दी आपस में टसलबाजी हुए, मोहम्मद कमाल पाशा तो बड़ा कोई राइटर नहीं। ठीक। इंडोर फिल्म बनानी हुए, बशीर नियाज तो बड़ा कोई राइटर नहीं। सही। सोशल फिल्म पंजाबी दे बनाने हुए, अजीज़ मीठी तो बड़ा कोई राइटर नहीं। तेरी जगह कितने बनेगी मैनू आ दस दे। अच्छा। सही। सही। आपने यहाँ भी कुछ अच्छा ही जुमला बोला होगा। वो मैंने कहा, मैंने कि जी ठीक है, मैंने कोई जुमला वहाँ नहीं बोला। अच्छा, मुझे चला आया। रात को मैं लेटने के बाद मैं हज़ी कादरी साहब को अपना रूहानी उस्ताद मानता हूँ। उनकी मैं फिल्में देखा था बड़े शौक़ से। अच्छा। और उनके बारे में आज भी मैं ये कहता हूँ कि पंजाबी फिल्म का हज़ी कादरी से बड़ा कोई राइटर नहीं। वो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का शेक्सपियर है। वाह, ज़बरदस्त। तो उनकी मैं फिल्में देखता था, तो मैं उन्हीं की फिल्में मैंने 4-5 घुमाई अपनी नज़रों में, तो मुझे पता ये चला कि अजीज़ साहब की कहानी तो ऐसी 10-12 मिनट की होती है। अजीज़ साहब तो लोगों को खिलाते हैं, कहानी तो नहीं सुनाते। कि उस कहानी शुरू की, फेड आउट कर दी, फेड इनकी मुनव्वर और रंगीला आ गए, साथ वो एक रज़िया लड़की होती थी वो आ गई, उनकी आपस में टसल और कॉमेडी पूरी रील चल गई, बीच में गाना भी कॉमेडी चले, वो फेड आउट की, फिर फेड इन वो कहानी कर ली जो हीरो और हीरोइन की थी, फिर वो चलाते रहे, फिर वो आ गए। और विलन इतना कमज़ोर कि मज़र शाह जैसा विलन, और उसने बड़क मारी, मैं अड्डी मार के धरती हिला देने वाला जवान है। सही। साथ ही हीरो आया, मार के उसने फेंका। अभी मेरा अगला सवाल यही था जिसका आप जवाब दे रहे हैं। मार कर उसे फेंक दिया और चला गया, हीरोइन ने बचा लिया। उसके बाद उसने कपड़े झाड़े और फिर वही डायलॉग बोला, मैं अड्डी मार के धरती हिला देने वाला जवान है। मैं सोचते सोचते हंस पड़ा कि विलन इतना कमज़ोर, हज़ी कादरी साहब को, और ये कॉमेडी फेड इन फूड
लोगों को कहानी भूल जाती है। मैंने कहानी लिखनी शुरू की और इस सोच के साथ लिखी कि मेरा विलन जो होगा वो अनटचेबल होगा। सही। नंबर 2, मैं कहानी फेड आउट नहीं करूँगा, मैं सीधी कहानी लेकर चलूँगा। उसमें अगर कॉमेडी की ज़रूरत पड़ी तो मैं हीरो हीरोइन से कॉमेडी करवा लूँगा। ये मुनव्वर और रंगीले और ये इधर एंट्री उंट्री ये मैं नहीं करूँगा। सही। लिहाजा मेरी पहली फिल्म आप वैशी जट देखें, जहाँ पंजाबी फिल्म ख़त्म होती थी वहाँ से मैंने पंजाबी फिल्म शुरू की थी और फिर उस टेम्पो को मैंने मेंटेन किया अपने मकालमों के ज़रिए। सही। कोई कॉमेडियन उसमें नहीं था। आसिया की और सुल्तान राय की हल्की फुल्की कॉमेडी थी या इकबाल हसन की हल्की फुल्की कॉमेडी थी, जो मेन हीरो थे। सही। और वो फिल्म सुपरहिट हुई। और मैं उस विलन को इसलिए ताकतवर किया, वो भी कलाम पाक का एजाज था। विलन को कि मैंने देखा कि क्या अल्लाह ने उसको ताकत दी, खुद के पूरी कायनात का खालिक बैठा है खुद कुर्सी के ऊपर अर्श अजीम पर। सही। और सामने तमाम फरिश्ते हैं जिब्रील समेत। बेशक। और एक आदमी का बुत खड़ा करके कहता है इसको सजदा करो, और सारे सजदे में गिर गए। अरबा हाँ खरबा हाँ फरिश्ते होंगे, एक ही खड़ा रहा जिन। क्या ताकत अल्लाह ने दी होगी कि वो अल्लाह के सामने खड़ा हो गया सर उठा के। अल्लाह ने पूछा भी तुझे क्या तकलीफ? उसने कहा मैं नहीं करता सजदा, क्योंकि मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा की, ये मिट्टी की पैदावार है। सही। अल्लाह ने कहा जा फिर दफ़ा हो जा, मैंने तुझे ये जलील कर दिया, रुसवा कर दिया, निकल जा। उसने कहा निकल जाऊंगा, कोई बात नहीं। फिर भी नहीं बाज आया। लेकिन याद रख मैं निकलूंगा ना, मुझे मोहलत दे, तूने बनाया ना इसको, तो मोहलत दे मुझे। अल्लाह ने कहा जा मोहलत है तुझे, जब तक इंसान है तू भी रहेगा। तो अल्लाह को चैलेंज किया उसने कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। राइट। मैं तेरे बंदों को उम्मीदें दिलाऊंगा, मैं तेरे बंदों के गुनाह जो है उनकी नज़र में अच्छे करके उनको दिखाऊंगा, और मैं वो एक तेरी मखलूक को घसीट ले जाऊंगा। अल्लाह ने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी भी सुनता जा कि आसमान और ज़मीन से भी ज़्यादा गुनाह करके बंदा जब मेरे पास आकर सिर्फ एक दफ़ा कहेगा या अल्लाह मेरी तौबा, मैं सारे गुनाह माफ़ कर दूँ। सही। अब ये एक चैलेंज हुआ एक खालिक़े कायनात के साथ और एक मामूली से जिन के खिलाफ। अब अल्लाह ने एतमाद किया अपने खलीफे पर कि मेरे जो बंदे हैं वो तेरे उसमें नहीं आएंगे, जाल में नहीं आएंगे। राइट राइट। अब जो बंदे अल्लाह के उस मान को तोड़ते हैं उनको अगर वो सजा देता फिर वो शिकायत नहीं कर सकते, और जिसने अपने अल्लाह का मान रख लिया, सही, फिर उसका जो इनाम अल्लाह देगा उसके भी आपको अंदाजा होने। बिल्कुल सही। तो आपने इसलिए मैंने विलन को इतना ताकतवर किया कि वो, और कहानी जो होती है, और ये चीज हिट हो गई ना सर। हाँ जी। और मैं कहा बात और भी बात बताऊं, आप फिल्में उठा के देख ले सारी, सुपरहिट फिल्में देखें, आपको 90% सुपरहिट फिल्में वो मिलेंगी जिनके विलन पावरफुल होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि कहानी को बखेरता भी विलन है और समेटी भी उसकी वजह से जाती है, लिहाजा विलन का पावरफुल होना बहुत जरूरी है। सही। विलन को पावरफुल तो ज़रूर दिखाया, लेकिन फिर जो आपने एक हीरो को जो है वो उस विलन पे गालिब आते हुए दिखाया, मतलब ये सब कुछ जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपने ये सब कंसीव किया कुरान पाक से कि अल्लाह बेसिकली बंदे से चाह क्या रहा है, अल्लाह ताला बंदे को कहता क्या है, और लोग अवाम इसको समझ पाती क्यों नहीं है, एक आम इंसान, एक आम मुसलमान जो है इसको क्यों नहीं समझ रहा। तो इस चीज़ को जब आपने इस फिल्म में समझाने की कोशिश की तो लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया, लोगों ने कहा कि ये क्या किया, ये ट्रेंड जो है वो चेंज कर कर इस ट्रेंड को ऐसे लेकर आ गए। उस पर सर आपने कैसे स्टैंड लिया? मैंने कोई रिएक्शन नहीं लिया, मैं मुस्कुराता था। हाँ। क्योंकि उनकी जो तनकीद थी वो इसलिए नहीं थी कि मैं कुछ गलत कर रहा था। सही। अगर मैंने गंडासा निकाला था तो गंडासे का एंड मैंने ये किया था कि सुल्तान राय ने गंडासा यूँ फेंका था, दफन कर दो इस गंडासे नू, इसलिए कि इंसानियत इंसाफ चाहती है इंतकाम ने। हाँ, ये मैंने सबक दिया। सही। और मेरी हर फिल्म में ये सबक है, हर फिल्म में। लेकिन उन्होंने इसकी मुखालफत इसलिए की कि जितने राइटर उस अंदाज में लिखे सारे तो घर चले गए, वो उनका सिस्टम ही ख़त्म हो गया, वो स्टाइल ख़त्म हो गया। हज़ीर कादरी साहब जैसा अजीम उशान पंजाबी का शेक्सपियर राइटर फारिग होकर घर बैठा, तनवीर साहब घर बैठ गए, सारे चले गए। उसकी वजह क्या थी कि जो मैंने एक स्टाइल दिया था वो स्टाइल किसी को उस तरीके से आता नहीं था। हाँ। कोई भी आप किसी भी फिल्म उठा के देख लें, आपको विलन इतना पावरफुल नहीं मिलेगा जितना मेरी फिल्म में आपको बिल्कुल मिलेगा। सही। तो मैं उनकी तनकीद को, वो थी एक जलन थी, एक हसद था,
और तो वो ये कह नहीं सकते थे कि ये ख़राब लिखता है, क्योंकि अगर ये कहते वो कहते ख़राब लिखता है तो हिट क्यों होती है। तो उन्होंने ये कहा जी इसने बदमाशी फैला दी, इसने यूँ जुल्म सितम ये कर दिया, वो कर दिया, तशद्दुद कर दिया। तो मैं मुस्कुराता था, तो मेरे से एक आदमी ने पूछा आप क्यों मुस्कुराते हैं। मैंने कहा मुझे तो अल्लाह ताला का वो जुमला याद आता है कि मैं सिर्फ 2 मौक़ों पर मुस्कुराता हूँ। एक उस वक्त जब मैं किसी को जलील कर रहा होता हूँ तो लोग उसे इज़्ज़त दे रहे होते हैं, तो मैं मुस्कुराता हूँ कि जैसे मैं जलील करूँ उसे इज़्ज़त कौन दे सकता है। वाह। दूसरा उस वक्त मुस्कुराता हूँ जब मैंने किसी को इज्जत दी होती है और लोग उसे जलील कर रहे हैं। सही। तो बात यह है कि बस ये सर जड़ जो है, आगे लेके चले। अगर आपकी जड़ मजबूत है, देखिए कितनी मशहूर बात है कि दरख्त जड़ की से, घर जो है बुनियाद से चलता है। राइट। इंसान की जो जड़ है ना, इंसान असल में अपनी जड़ को भूल गया। वो खा फिल्म इंडस्ट्री का राइटर हो, खा वो एंकर हो, खा वो साफ़ी हो, खा वो लीडर हो, जड़ उसकी है जो है अगर तो अल्लाह और रसूल के साथ लिपटी हुई है, हाँ, तो ही कामयाबी है। तो फिर ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग होगी, ना स्मगलिंग होगी, ना धोखाबाजी होगी, ना कब्जा ग्रुप बनेंगे। प्रॉब्लम ये है कि साजिश ने आलम इस्लाम की सोच को अपनी प्लांटेड सोच देकर बदल दिया। सर आप क्या समझते हैं इस वक्त क्या लिखने की ज़रूरत है? अभी भी आप माशाल्लाह जो है इस वक्त 2 ही चीज़ें लिखने की ज़रूरत। देखें, हाँ। मैं 2-3 प्रोड्यूसरों ने मुझे साइन करने की कोशिश की और अल्लाह का शुक्र है कि उनकी फ़िल्म मैं नहीं लिख पाया। नहीं लिख पाया मैं छोड़ मतलब आ गया। अच्छा। उनमें से पहली बात आपको सुनाता हूँ जिस वजह से मैंने लिखा। उसने कहा नासिर साहब पहले तो मेरी बड़ी तारीफ़ें की, जो हम रूटीन हम एक दूसरे की मुनाफकत से बड़ी तारीफ़ करते हैं। जब किसी से काम लेना हो तो उसमें वो खूबियाँ भी बयान कर देते हैं जो नहीं होती। राइट। तो जब काम ना हो तो उसमें वो बुराइयां जोड़ देते हैं जो उसमें बुराइयां भी नहीं होती। तो बड़ी तारीफ़ की उसने, मैं भी बड़ा खुश हुआ। चलो तारीफ़ अच्छी लगती है यार इनको। लेकिन जब मेरी तारीफ़ करता है तो मैं 2 नफल मान लेता हूँ कि मेरे मालिक ये तेरी तारीफ़ है, मेरी तारीफ़ नहीं है। वाह वाह। तो कहने लगा नासा फिल्म लिखने में कि जी, मैं कि कोई आपके जहन में आइडिया, कहते नहीं ये कहानी आप ही लिखेंगे, बस 3 चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए। मैंने कही फरमाए, कहने लगे एक गैरत नाम की चीज़ ना हो, दुपट्टा वगैरह ये वो, नंबर 2 इस्लाम ना हो, नंबर 3 पाकिस्तान ना हो। मैं उठा, मैंने कहा तो फिर आप किसी यहूदी से या हिंदू से लिखवा लें, मेरे से ज़रूर लिखवाना है। मैं नहीं लिखूँगा। तो इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। सही। आज के ड्रामे देखें आप, सही कह रहे हैं आपके आज के ड्रामे देखें आप, नो डाउट, गौर करें, मुझे पता कि वो रास्ते बता रहे हैं हमें बुराई के जो हमें पहले नहीं आते थे। मसलन अब ड्रामा देखने के बाद मुझे ये पता चला साली भी फंसाई जा सकती है। यस। सास को पता चल गया कि दामाद भी फंसाया जा सकता है। ससुर को पता चल गया कि समदन के साथ भी अफेयर हो सकता है। सही कह। और वो उसमें कामयाबी कैसी करनी है, वो ये है कि एक साली के साथ नाजायज़ तल्लुकात कर लो और उससे कह दो अगर तुमने बताया मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूँगा। अब वो अपनी बहन को बचाने के लिए बुराई चल रही है। ये कलम इसलिए दिया है, मैंने कलाम पाक की तफसीर में पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ कुन कह कर पैदा की। बेशक। कुन का अर्फ फयकून हो गया। 4 चीज़ें अपने हाथ से पैदा की, ओनली 4। और उनमें सबसे पहले चीज़ जो पैदा की वो कलम था। दूसरी चीज़ जो पैदा की अपने हाथ से वो अर्श अज़ीम था। बेशक। तीसरी अपने हाथ से जो चीज़ बनाई इंसान के लिए बनाई वो जन्नत बनाई। चौथा अपने हाथ से इंसान का पुतला बनाया। सही। अब जो चीज़ सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बनाई वो कलम था। वो कलम अहले कलम जब हो जाता है कोई इंसान तो उसको सोचना चाहिए इसकी अहमियत क्या है। वाह वाह। क़यामत के रोज़ अल्लाह ये पूछ सकता है ना कि मैंने तुझे कलम दिया, अहले कलम में से किया, उस कलम का हक अदा किया। तो सर ये लिखने वालों को क्या हो गया, किसके कहने पे ऐसा लिख दिया? अब जब आपके पास एक डायरेक्टर आता है और आपको ये कहता है कि गैरत नहीं लिखनी, इस्लाम नहीं लिखना और पाकिस्तान नहीं लिखना और इतने पैसे जो है मैं दूंगा, आप तो इनकार कर देते हैं। कौन कौन इनकार करेगा? बस फिर जब कौन मैं तो एक रस्म छोड़ी है ना, तो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। आपसे मैं एक सवाल, आपसे मेरा एक सवाल है। करना पड़ेगा। आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? जी सर, बिल्कुल, ज़रूर सर। इंटरव्यू शुरू होने से पहले आपने एक गैर रस्मी मेरे साथ गुफ्तगू में एक जुमला बोला था कि एक दौर था पीटीवी ने पंजाबी के ड्रामे बनाए और पंजाबी को अब कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा, किसी चैनल ने नहीं लिया। बिल्कुल सर। और आपको ये भी याद होगा कि जहाँ ये आपको याद है कि पीटीवी के ड्रामे वो ड्रामे थे जिनको देखने के लिए बाजार बंद हो जाते थे। बिल्कुल ठीक। ठीक है, बिल्कुल ठीक। और उस वक्त लिखारी कौन थे? अमजद इस्लाम आजम अमजद, असगर नदीम सैयद और 1-2 और राइटर, लेकिन ये 2 नाम मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। सही।
दोनों जिंदा हैं, क्यों नहीं लिख रहे? क्यों नहीं लिख रहे? आपसे सवाल। सही है सर, मैं इस सवाल पे बस इससे आप समझ जाएं सही कि बात, क्यों नहीं लिख रहे। क्यों नहीं लिख रहे? आप समझ जाएं कि जितने एंकर हैं, आपसे माफी के साथ आप भी एंकर हैं, मुझे नहीं पता आप कितनी करोड़पति हैं। नहीं सर, मैं कोई करोड़पति नहीं, मुझे 50 साल हो गए पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आर्मी चीफ के तौर पर काम कर रहे, टॉप क्लास राइटर, सबसे ज़्यादा पैसे लेने वाला, 10 मरले के घर बना पाया या अपने 5 बच्चों को पढ़ाया। इज्जत से सिर्फ रोटी पूरी होती है और बस हम यहाँ बैठ के सिर्फ रोटी पूरी कर रहे हैं अपनी। मैं कहा करता हूँ हलाल सच का साथ देना है, झूठ बोलना नहीं। हलाल की रोटी पैदल आती है, हराम की रोटी घोड़े पर आती है। बस यही बात है सर, यही बात है। आज भी ऐसे लोग आज के एंकरों के पास 4-4 गाड़ियां, 4-4 कोठरियां, किसी के पास जहाज नहीं, ये कहाँ से आ गए? 5-5 पेट्रोल पंप और पत्नी क्या क्या। इधर कोई इंतसाब वाला नहीं आता कि ये कहाँ से आ गए भाई। हो सकती है हमारे पास अगर दूसरा कोई घर आ जाएगा हमारे नाम तो आ जाएंगे कि ये आपने एक घर तो बनाया, दूसरा घर किससे बनाया, क्या करें? ऐसा ही है। एक औरत सर इस पे लिखे ना, आपने इस पे लिखा, आप आज के दौर की कस्सी करते हुए मैंने तो बहुत कुछ लिखा और बहुत कुछ। एक फिल्म मैंने, एक स्क्रिप्ट था मेरा जिसको मैं सुनाता था, हर कोई तारीफ करता तो बनाता नहीं था, तो मैंने कहा बनाते क्यों? कहता सनसर नहीं होगा। मैंने कहा यार होगा। एक दिन एक आदमी ने सुनते सुनते, बख्शलाई गाबा है, वो मेरे से कहने लगा, वो जरा मुँह फट आदमी, कहता जी एडी तो यकीन है कि हिट भी होगी और सनसर तो तुम आप बना लो। सही, मैंने आप बनानी शुरू कर दी। इसीलिए आप डायरेक्शन के शोबे में भी आ गए ना? नहीं, डायरेक्टर मैंने अपने असिस्टेंट को लिया। अच्छा जी हाँ, शौक था लेकिन अब इतना कंफर्म नहीं हुआ, जहन में था कि कभी मेरे अंदर कमी है। एक राइटर जो लिख रहा है वो डायरेक्टर ही तो है। जी बेशक डायरेक्टर, लेकिन मैंने अपने असिस्टेंट को डायरेक्टर लिया। अच्छा। उसने फिल्म बनाई, इस फिल्म का नाम था ये आदम। 7 साल बैन रही, मेरा मजाक उड़ाते रहे। 7 साल के बाद सदर ज़िया के सामने एक मीटिंग थी, तो उसमें मैं भी शरीक था। तो मैंने सदर ज़िया साहब से कहा कि आपने एक दफ़ा एक जुमला बोला था फैसलाबाद रेडियो का इफ्तिताह करते हुए कि मैं रेडियो पाकिस्तान पर खुश हूँ कि इसने मेरी कौम का रुख काबे की तरफ मोड़ दिया है। मैंने कहा मैंने एक फ़िल्म लिखी है जिसमें ने अपने पूरी कौम को काबे के अंदर पहुँचा दिया है, लेकिन आपके चेयरमैन ने मेरी फ़िल्म बैन की हुई है। उन्होंने खैर आर्डर कर दिया कि इस फिल्म को सुबह सर्टिफिकेट मिल जाए। उसने क्या किया, 17 उलमाए-ए-दीन बुला लिए और उनको फिल्म दिखाई। अच्छा। कि जी कल हमारे बारे में कोई कहेंगे कि हमने ये क्या करे, इसमें मज़हब का मसला, क्योंकि उसमें झगड़ा था हीरा मंडी का और शाही मस्जिद का। उसकी बुनियाद ये थी कि एक बदमाश उठता है, वो कहता है मैं हीरा मंडी जी शाही मस्जिद के नाल नहीं रहने देनी, जे हीरा मंडी में ना पुट सके मैं मस्जिद टा देंगे। इस टिकस के डायलॉग। ओके। उन्हें 17 उलमा ने फिल्म देखने के बाद फैसला जो लिखा वो ये था कि ये फिल्म एक लफ्ज़ काटे बगैर पब्लिक को दिखाई जाए। अच्छा। और उस चेयरमैन की मैं सदके वजह से, डॉक्टर सफदर महमूद उनका नाम है, बहुत बड़े राइटर भी हैं बने हुए, किताबें भी बहुत सारी लिखी। उन्होंने 4200 फिट फिल्म मेरी काट के बाकी मुझे दे दी इसके बावजूद। अच्छा। उसको फिर हमने रीशूट किया बीच में, छोटा छोटा लिंक मिलाने के लिए। वो फिल्म लगी 7 साल बाद। अच्छा। और 7 साल बाद भी वो सुपरहिट हुई। और उसको, वो वाहिद मेरी फिल्म है जिसको हर इमाम मस्जिद ने अपनी दाढ़ी छुपा कर देखा। और वो मेरी वो फिल्म है जिस फिल्म को तवाइफों ने देखने के बाद हीरा मंडी छोड़ दी। उस हीरा मंडी में आज जूतों की दुकानें कोई तवाइफ नहीं रहती। सही कह रहे हैं आप जी। सही आप जाकर रिकॉर्ड उठा कर देखें। और रीमा की जो खाला है उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा आपने वो क्यों डेरा छोड़ा? कहती तुमने छोड़वाया। मैंने कहा वो कैसे? कहती हम 15-16 से लिए फिल्म देखने की चली गई, वहाँ लगती थी, वहाँ उनके हीरा मंडी में सिनेमा थे। तो कहती हम देखा तो जब ये डायलॉग आया कि कभी सोचा साहब बहादुर कि तवाइफां दे बाइयां दे कोठे इन्ने उच्चे हो गए ने कि कलामे पाक पढ़न वाले थल्ले होंदे ने ते घुंगरू दे पैर छनकाण वालियां तवाइफां उत्ते होंदियां। ओहो। कहंदी वो हकीकत सी, असीं उत्तों छत च वेंदे समाचे च लिहाजा हमने छोड़ दी। तो उसका फिर अवार्ड देने आए मुझे आज के वजीर दाखिला शेख रशीद साहब। तो अवार्ड जब देने आए तो 25,000 रुपया भी था और साथ मूर्ति भी थी, नेशनल अवार्ड था। तो जब मुझे देने लगे तो ये अवारी में फंक्शन हुआ। अच्छा। शेख साहब अगर सुन रहे हो तो यकीनन उनको याद होगा जी। तो मैं अवार्ड लेने लगा। शेख साहब को हम ये स्पेशल क्लिप भेज देंगे आपको। जी हाँ, मैं जब अवार्ड लेने लगा तो मैंने कहा सर अगर इजाज़त हो तो मैं आपको मैं कुछ कहना चाहता हूँ अवार्ड लेने से पहले। कहते हाँ। मैंने अवार्ड पकड़ा। मैंने कहा सर आप मुझे उस फिल्म पे अवार्ड देने आए हैं जिस फिल्म को आपकी हुकूमत ने 7 साल नाकाबिले नुमाइश कह के बंद रखा। ठीक।
उसके बाद ये फिल्म रिलीज़ हुई, आज मुझे उसका बेस्ट राइटर का अवार्ड देने आए हैं। इतनी हुकूमत से मैं अवार्ड नहीं लूँगा, ये अवार्ड मैं अपने डायरेक्टर को दूंगा जिसने मेरी कहानी को अच्छा फिल्माया और पसंद किया। मैंने इरशाद साजिद को बुलाया, 25,000 रुपया उनको दिया और साथ मूर्ति दी और नीचे उतराया और मेरे बैठने तक तालियां बजती रहीं। वो शेख रशीद साहब भी ज़िंदा हैं और मेरा असिस्टेंट भी ज़िंदा है। तो ये किया था। तो आपने ये आपके उस सवाल का जवाब है कि फिर आप क्यों नहीं लिखते ऐसा कि मैं जब लिखूं तो अब अगर मैं किसी सीरियल पे लिखने के जाऊं तो उन्होंने कहना नहीं इसमें तो सास नहीं है, इसमें नंद नहीं है, इसमें वो नहीं है, इसमें तो लड़ाई आ गई, इसमें तो झगड़ा आ गया, आपने तो स्टाइल ही कुछ और कर लिया। कि लिखा था मैंने के लिए, इमरान असलम जिंदा है अभी, उन्होंने मुझे कहा कि कुछ लिख कर भेजे, मैंने लिख कर भेजा। डॉक्टर अनवर सज्जाद थे उस पैनल में जिन्होंने पसंद करना था, रिकमेंड करना था। शकील आदल ज़्यादा थे, बदर इकराम थे और 2 और आदमी थे। उनमें सिर्फ डॉक्टर अनवर सज्जाद जो हैं वो फौत हुए, बाकी चारों जिंदा हैं। उन्होंने मुझे अप्रूव कर दिया। तारिक जमील साहब भी जिंदा हैं, कहने लगे उनके साथ जाकर एग्रीमेंट कर ले। तारिक जमील साहब ने कहा जी इसकी डायरेक्शन मैं करूँगा। मैं कहा नहीं जी डायरेक्शन तो मैं खुद करूँ, सही आप नहीं करेंगे। कहते क्यों? मैंने कहा आप क्यों करना चाहते हैं? कहता ये बड़ा सख्त लिखा है आपने, अच्छा, और अगर आप पिक्चराइज करेंगे तो और सख्त हो जाएगा, वो हमारे मिजाज को सूट नहीं करता चैनल के। मैंने कहा जी आप अगर बनाएंगे तो आप इसे इतना नीचे कर देंगे कि ना वो रहेगा जो मैं चाहता हूँ, ना वो रहेगा जो आप चाहते हैं, राइट। लिहाजा मैं नहीं देता। उधर रिजल्ट ये, तीसरे चौथे दिन उन्होंने मेरे स्क्रिप्ट वापस कर दिए कि जी सॉरी हम ये नहीं बना सकते। मैंने कहा जी ओके। उसके बाद मैं किसी चैनल पर नहीं गया लिखने के लिए, क्योंकि जो वो चाहते हैं वो आप नहीं, मैं नहीं लिखना चाहता। और लिखना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि जो वो दिखा रहे हैं वो तो हम घर में रोज देखते हैं यार। सही, रोज सास को अपने बहू के साथ लड़ाई देखते हैं। सही है। और एक ही ट्रेंड चल पड़ा है। आप ये देखिए कि आपके कलम से जहां इतना बड़ी जगह के जहाँ पर लोग जो है वो कॉन्सेप्ट जिनके बारे में रखा जाता था वो आपने सब कुछ खोल कर वहाँ पर जो है वो दिखा दिया, और कलाम पाक की वो इज़्ज़त और वो एहतराम और वो डायलॉग जो है सुपर डुपर हिट हो गया। इट्स मीन कि अगर कलम सही चले तो अवाम भी, हमारा मुल्क भी सही रास्ते पर चल सकता है। आज जो कलम जो है रिश्तों को पामाल कर रहा है, मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में साफ और वाज़ेह अल्फाज में ये कहती हूँ कि आज के हमारे बनने वाले ड्रामाज और मूवीज़ इस काबिल नहीं है कि हम अपनी फैमिली के साथ बैठकर जो है वो देखें। रिश्तों का ऐसा पामाल किया जा रहा है, इवन के अगर आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की बात सुने और उनके इवन यहाँ आने तक अभी सोशल मीडिया पर उनके बहुत से क्लिप जो है वो वायरल इस टाइम चल रहे हैं, जिसमें वो बार बार ये कह रहे हैं कि फहाशी हमारा मेयार नहीं है, हम किस सिमत में जा रहे हैं। हमें औरत को वो इज़्ज़त और एहतराम देना है, और औरतों को भी चाहिए कि अपने लिबास वो ज़ेबतन करें जिससे उनकी इज़्ज़त और एहतराम की जाए। तो ये सब चीज़ें, इस पर भी कंट्रोवर्सी, इस पर भी बातें और चीज़ें, क्या हमने अपने माशरे को प्री प्लान्ड किसी तरफ जो है वो लगा दिया है कि सारी ख़वातीन, सारे मर्द जो है वो गलत हो जाएँ और माशरे में मेजॉरिटी ऑफ लोग जो है वो गलत सोच से नेगेटिविटी की तरफ चल पड़े। तो सर इसमें लिखना होगा ना, किसी को तो आगे बढ़ना होगा। आज आप वही समझ लें कि आप कई साल पहले जहाँ पर आप खड़े थे, कि जहां पर आपने पंजाबी फिल्मों का ट्रेंड दिया, आज इस्लाम की ज़रूरत है, आज एक औरत की इज़्ज़त की ज़रूरत है, आज वही पाकिस्तानियत की ज़रूरत है, वही मोहब्बत, अमन और सलामती की ज़रूरत है जो हमने अपने कलमों से जो है वो मिस कर दिया। आप लिखें, आपको लिखना चाहिए, आप खुद लिखें कि इसमें जो है वो आपका कोई चैनल नहीं चलाता, अब तो आपके पास सोशल मीडिया का ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आप कुछ भी बना सकते हैं और हर चीज़ पे आपको इनाम मिला। लोगों ने आपकी परफॉर्मेंस को, आपकी चीज़ों को जहाँ ब्लॉक किया वहीं पर आपको जो है वो खराज तहसीन भी पेश किया गया। तो आज आप क्यों ऐसे, क्यों इतना बड़ा नाम नासिर अदीब जो है, और आप तो अब ट्रेंड से भी निकल आए हैं, आप कुछ डिफरेंट लिखने की कोशिश है आपकी और लिख भी रहे हैं। तो अभी जो इन प्रोसेस आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें क्या है? उसमें एक सीरियल है जी, जो मेरी सीरियल यही जो मैं जियो के लिए लिखी थी और उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको मैं लिख कर ले जाऊँ। और ठीक तो कोशिश कर रहा हूँ ड्रामे के लिए, और मैं जिस तरह फिल्म इंडस्ट्री का ट्रेंड चेंज किया था, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ड्रामे का ट्रेंड चेंज करूँ। यस, देखें अल्लाह अगर इसमें मुझे कामयाबी देता है तो उसकी रहमत होगी इंशाल्लाह। सर नहीं भी कामयाबी देगा तो बिस्मिल्लाह। लेकिन मैं समझती हूँ कि आज के दौर में आप जैसे राइटर्स की हमें दोबारा से ज़रूरत है। आज वही कलम दोबारा चाहिए जो रिश्तों के तकद्दुस को पामाल ना होने दे।
बल्कि एक औरत की इज्जत और एहतराम दिखाया जाए। एक औरत को मजलूम क्रिएट कर दिया है। औरत या तो चालाक है या मजलूम है, बाकी उसकी जितनी भी पावर्स हैं या उसकी जो खिदमात हैं उसको सामने लाया ही नहीं गया। एक माँ है तो वो मजबूर है, एक बीवी है तो वो शौहर के हाथों जो है वो बस तशद्दुद का शिकार हो रही है, एक दोस्त है तो वो उसको किसी ने धोखा दे दिया है, कोई कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की है तो उसने बाहर कैसे भागना है, भाग के शादी कैसे करनी है, ये तरीक़ेकार हैं। इसके अलावा हमारी कोई ज़िंदगी नहीं। ज़िंदगी तो आपकी जितनी आपने तफसील सुना है ना, इसको उलट कर लें तो वो ज़िंदगी सही। देखें, औरत जो है मैं अक्सर सोचता हूँ और कई इस सोसाइटी को समझाना भी चाहता हूँ, और औरतों को ख़ास तौर जो मेरी बहनें बेटियाँ माएँ सुन रही हैं, सही, कि आप तो ये कहेंगे कि भाई नासरुद्दीन कोई मौलवी बन गया है, बैठा लिया है। नहीं, बात मौलवी की नहीं है, बात हकीकत की है। हकीकत की है। हकीकत ये है कि मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो लड़कियां जो थी ना वो स्टॉप पे खड़ी होती थी, बुरके काले काले बहने होते थे, यहाँ से सिर्फ यहाँ से थोड़ी सी वो गाल नज़र आती थी, यहाँ से, या उनकी आंखें नज़र आती थी। तो मैं हर लड़की मुझे अच्छी लगती थी, हर एक की गाल देखकर मैं वहीं फिक्स हो जाना, देखते रहना देखते रहना देखते रहना, और बार बार देखते रहना, जब तक लड़की खड़ी मैं देखते रहता था। उसके बाद फिर आज हम देखते हैं कि लड़कियों ने वो सारा कुछ उतार दिया है। अब सारा कुछ एक नज़र डालते हैं, उसके बाद दोबारा नहीं देखते। उसके बाद ये कि उसके बाद क्या देखें, क्या देखें, जो हम देखना चाहते थे वो तो नज़र आ गया। हाँ, तो अब आगे क्या देखें, आगे क्या देखें। तो औरत जो है अल्लाह ताला ने मस्तूर पैदा की है, इसका जो लिबास है वो औरत की गैरत है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और औरत को चाहिए कि मर्द की इस गैरत को संभाल के रखे, और किसी दिन तन्हाई में वो लड़कियां जो स्लीवलेस पहनती हैं, पेट नंगे होते हैं, पिंडियाँ भी नंगी होती हैं, और इतना चुस्त लिबास पहना होता है कि ये बताने की ज़रूरत नहीं होती कि इसमें खाने कितने हैं। उनको चाहिए कि अगर आप सारा ही उतार दें, फ़र्ज़ करो, और मर्द फिर भी आपकी तरफ मुतवज्जो नहीं हुआ, फिर आप क्या करेंगे? सही, सही, बस इतनी सी बात। सही, बिल्कुल, पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत बड़ा पॉइंट है। मैं समझती हूँ आज से पहले इतनी साफ़ और क्लियर बात किसी प्रोग्राम में, आज से टेलीविज़न की तारीख में इतनी जो है वो चुस्त बात या इतनी क्लियर बात जो है वो कभी नहीं की गई होगी, जो नासिरुद्दीन साहब की तरफ से भी, और हम भी इसको जो है वो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आज के दौर में ज़रूरत है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके खूबसूरत लगने में आपके लिबास का जो है वो ठीक है, आप किरदार है, लेकिन लिबास अच्छे तरीके से भी ज़ेबतन किया जा सकता है। यही तो वज़ीर आज़म ने कहा कि जिस पर जो है वो बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ भी हुई और बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया कि जी ख़वातीन, अब ख़वातीन के लिबास पे बात आ गई है, अगर बाहर जो है वो कोई मर्द छेड़ता है तो ख़वातीन के लिबास पे बात आ गई है। तो बात तो सिर्फ इतनी है कि लिबास पे बात तो आएगी, ढकी छुपी हुई चीज़ें तो लोग देखना चाहते हैं, लेकिन जब चीज़ें खुली पड़ी हों तो फिर उनको कौन उठाकर जो है वो देखना चाहेगा। वो तो सरेआम सब जो है वो देख ही रहे हैं। नासिरुद्दीन वाली बात, एक आप ही को बात बढ़ाता हूँ, मैं अपनी बहनों से एक बात पूछना चाहता हूँ। आप हर एक को अच्छा लगना चाहती हैं ना? हाँ, यही से गड़बड़ी शुरू होती है, यही से वाह वाह वाह, क्या बात। सिर्फ एक को अच्छा लगे। हाँ, हर एक को अच्छा लगने वाली हर एक को अच्छी नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। सही बात। ये हर कोई अगर आपको चाहता है तो यकीन करें आपको कोई नहीं चाहता। सही, सही। लिहाजा एक को अच्छा लगे, हाँ। और उसका आपको इख्तियार है। आप ऐसे मर्द से शादी करने से इनकार कर सकती हैं, शरअ में भी, अखलाकियात में भी, माशरे में भी, जो आपको नापसंद हो, खा अखलाक की वजह से, खा शक्ल सूरत की वजह से, बिल्कुल ठीक। खा कद्दो कामत की वजह से, खा रंग की वजह से, किसी भी वजह से, जब ये इख्तियार आपके पास है तो उस एक आदमी की तलाश करें, हर एक को छोड़ दें, और फिर जब वो आपको मिल जाए फिर ये सारे लिबास आप पहने, आपकी चार दीवारी में आप आज़ाद है, कोई पाबंदी नहीं, वो सवाब है बल्कि कि आप अपने शौहर को खुश सर यही लिखें कि आप अपने आप यही लिखें, आपका कलम उठे तो अब आप यही लिखें कि औरत संवरे तो किसी एक शख्स के लिए, आपकी ज़िंदगी का महवर हो तो कोई एक शख्स हो, हर किसी के लिए संवरेंगे, हर किसी को खुश रखने की कोशिश करेंगे तो खुद भी टेंशन और डिप्रेशन में आ जाएंगे, जो कि आज हमारे माशरे में हो चुका है। आप हर एक को खुश करेंगे तो हर एक आपको बेराह कर देगा और एक दिन आप भटक जाएंगे। सही बात है। बहुत शुक्रिया सर आपका। कोई ऐसा मैसेज जो हमारी नई नस्ल को देना चाहते हैं, नए राइटर्स को देना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, तो एक शॉर्ट टाइम के लिए आपको शॉर्ट मैसेज जो है वो आप दे सकते हैं। सिर्फ एक शेर सुनाना चाहता हूँ, मियाँ बीवी को भी, माँ बाप को भी, बहन भाइयों को भी, भाइयों भाइयों को भी, दुश्मनों को भी, दोस्तों को भी, ज़फ़र आदमी उसको न जानिएगा, हो वो कैसा ही साहिब फ़हम व ज़का,
ज़फ़र आदमी उसको न जानिएगा, वो कैसा ही साहिब फ़हम ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया नासिर अदीब साहब आपका, आप तशरीफ़ लाए और आपने यहाँ हमें वक्त दिया। आपकी काविशें, आपका कलम हमारे लिए बड़ी अहमियत रखती, क्योंकि आपने अल्लाह और उसके रसूल की सारी जितने भी रास्ते थे उनको बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। ये और बात थी कि उस वक्त जो है वो एक पंजाबी दौर था और पंजाबी टच को सामने लाकर आपने जो है वो एक नई तारीख़ रकम की। आज दौर है इस चीज़ का कि हम ये बता सकें कि इज़्ज़त, एहतराम और अपनी हिफाजत कैसे की जा सकती है। एक औरत के लिए उसके शौहर का मुकाम क्या है और एक औरत के लिए मोहब्बत का मुकाम क्या है। आज हमने मोहब्बत को तिजारत बना लिया है, जिसे हम लोगों में बांटने की कोशिश करते हैं। मोहब्बत बांटिए ज़रूर, लेकिन एक औरत जो है वो मर्दों में मोहब्बत नहीं बांट सकती। इस चीज़ को ज़रूर अपने जहन में रखिए। इसी के साथ नासिर अदीब साहब की आज जो शख्सियत आपके सामने आई, मैं उम्मीद रखती हूँ कि वो कुछ डिफरेंट है। सवालात डिफरेंट इसलिए थे कि उनके काम और किरदार के हवाले से आप सब लोग जानते हैं, लेकिन असल बात कि जिस नुक्ते से नासिर अदीब बने वो क्या था, वो आज हमने जो है वो आपके सामने रखा। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए, लेकिन आपने कमेंट ज़रूर करने हैं। कोहिनूर @9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान लिखेंगे तो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे आपको मेरा प्रोग्राम मिल जाएगा। वहाँ पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं और साथ ही अगर नासिर अदीब साहब से आप कुछ लिखवाना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें सवाल लिख के दे सकते हैं। हम आपका सवाल आगे तक ज़रूर पहुँचा देंगे। कल फिर इंशाल्लाह नई सुबह नए आगाज़ के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।